चलो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? जैव भू रासायनिक चक्र की हम बात कर रहे थे। पर्यावरण और जीवों के मध्य कुछ पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है, इसी को हमने कहा था जैव भू रासायनिक चक्र। इसमें सबसे पहला चक्र हमने क्या पढ़ा था? नाइट्रोजन चक्र। और ये जैव भूगर्भीय जो रासायनिक चक्र है, जैव रासायनिक चक्र, ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं गैसीय, जो गैसियस फॉर्म में होते हैं, और दूसरे कौन से थे? अवसादी, जो स्थल में मिट्टी या चट्टानों के रूप में पाए जाते थे। तो गैसीय चक्र, नाइट्रोजन चक्र देखा है हमने। आज जो हम अवसादी चक्र की बात करेंगे वो क्या है? फास्फोरस चक्र। ठीक है, अब फास्फोरस के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? कहाँ कहाँ पाया जा सकता है या पाया जाता है सभी जीवों के अंदर? जीव द्रव्य का जो मुख्य घटक होता है, जीव द्रव्य का मुख्य घटक होता है फास्फोरस। इसके अलावा जीवों में, ये नाम लिख रहे हैं आपको, क्या लिखा मैंने? डीएनए, आरएनए, एटीपी, एडीपी और फास्फोलिपिड। यानी फास्फोरस जो है मुख्य रूप से इनमें पाया जाता है। हमने डीएनए और आरएनए के फुल फॉर्म बोलो आप। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, आरएनए का राइबोन्यूक्लिक अम्ल, एटीपी का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी का एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। देखो नाम से ही दिख रहा है आपको, ट्राइफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट। और अब आप सोचे होंगे डीएनए और आरएनए में कहाँ आ रहा है? याद करो, हमने न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करी थी। तो न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बने थे। किन किन से? नाइट्रोजनस क्षारक, जो प्यूरिन पिरामिडिन होती है, इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल होता है। ठीक है, आरएनए में यूरेसिल होता है थाइमिन के स्थान पर। फिर दूसरा हमने क्या लिखा था? 5 कार्बन वाली शर्करा। ये दोनों मिलते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, और इस न्यूक्लियोसाइड में क्या जुड़ जाता है? फास्फोरिक अम्ल। ये आया फास्फोरस। यानी डीएनए और आरएनए का भी मुख्य घटक क्या होता है? फास्फोरस। ठीक, संरचनात्मक घटक भी बोल सकते हैं हम इसको। अब आते हैं हम वापस यहाँ पर। अब देखो फास्फोरस चक्र, अब हम यहाँ कोई वायुमंडल से शुरू नहीं कर रहे हैं। फास्फोरस चक्र कहाँ से शुरू होगा? स्थल में या समुद्र में, जहाँ पर भंडार पाया जाएगा। तो लिखा है हमने, पृथ्वी और समुद्र में फास्फेट स्थली यानी चट्टानों के रूप में पाया जाएगा या मिट्टी के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, अब इस फास्फोरस को कौन ग्रहण करेगा? यदि समुद्र होगा तो समुद्री पौधों में जाएगा, किस रूप में? फास्फेट आयन के रूप में। या स्थलीय पौधे होंगे तो स्थलीय जीवों में जाएगा फास्फेट आयन के रूप में। यानी जो फास्फेट है स्थल के अंदर चट्टानों में, ये आयन के रूप में स्थलीय पौधे और समुद्री पौधों के द्वारा ग्रहण की जाती है। ठीक, अब यहीं का यहीं भी एक चक्र चलेगा। इनकी मृत्यु होगी, और मृत्यु होने पे हमको मालूम है, जैसे हम मरे, हमको जला देंगे तो अच्छी बात है। और मान लो हम कहीं ऐसी जगह गए, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी कुछ भी आया तो क्या हुआ? कोई जलाने आएगा क्या? हमारी बॉडी का ही पता नहीं, तो वो धीरे धीरे सड़ेगी, गलेगी, नष्ट होगी समय के साथ। तो मालूम ही है आपको कि जो चीज़ प्रकृति में जिससे मिलकर बनी है वो वापस अपघटित होकर उन्हीं पदार्थों का निर्माण करती है। तो ये जीव मरेंगे, मरने पे वापस कहाँ जाएंगे? पृथ्वी पर ही आएंगे, मिट्टी में ही मिलेंगे। यानी आयन के रूप में इनमें आया, इनकी मृत्यु के बाद वो वापस स्थल में या समुद्र में जाके फास्फोरस मिल गया। ठीक है, इसके बाद आप देखिए यहाँ पर, इन स्थलीय या समुद्री, स्थलीय होंगे तो स्थलीय जीवों में आएगा, समुद्री होंगे तो
समुद्री जंतुओं में पहुंचेगा, जो जीव जहाँ पर है। तो ये पौधों से ये फास्फोरस फास्फेट आयन के रूप में कहाँ पहुंच जाएगी, स्थलीय या समुद्री जंतुओं के अंदर पहुंच जाएगी। इसके बाद आप लोग देखिए, अब यहाँ हम बात करते हैं जीवों की। अब समुद्री जीवों का जो बाह्य कंकाल है, जिसको हम कोरल कहते हैं, मोलस्का का जो बाहरी कवच पाया जाता है, सीपी, शंख, सब देखे ही आपने। उनमें यूँ वो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, बस फास्फोरस भी पाया जाता है। तो समुद्री जीवों के कवच, कोरल या बाह्य कंकाल, स्थलीय जीवों के जो है उनमें भी फास्फोरस पाया जाता है। और ये इस रूप में होता है कि ये जीव क्या होंगे, कभी न कभी अपघटित होंगे, ये कंकाल, कवच जो भी, तो वो चीज़ वापस पृथ्वी पर है स्थलीय, तो चट्टान के रूप में स्थल पर रह जाएगी। और समुद्र में है तो वो कहाँ मिल जाएगी, समुद्र में मिल जाएगी। ठीक है। इसके बाद या इन स्थलीय और समुद्री जीवों की मृत्यु होगी तो भी वो फास्फोरस वापस मिट्टी में मिल जाएगी, स्थल के ऊपर आ जाएगी। या थर्ड देखिए आप, स्थलीय और समुद्री जीवों की मृत्यु के बाद यदि उनके ऊपर किसकी क्रिया हुई, अपघटकों की क्रिया हुई, और अपघटकों की क्रिया के द्वारा क्या होता है, अपघटन होता है। और अपघटन होने पर भी सारा का सारा फास्फोरस या तो समुद्र में या स्थल के ऊपर आ जाएगा। अब आप देखो, फास्फोरस यहाँ से चला था, घूम फिर कर पौधों से जीवों में अपघटन के द्वारा, मृत्यु के द्वारा या उनके बाह्य कवच या कंकाल के द्वारा वापस कहाँ आ गया, मृदा में, स्थल पे या समुद्र में, वहीं पे पहुंच गया। यानी पोषण भंडार जहाँ से लिया उसका यूज हुआ और वापस वो घूमकर कहाँ आ गया, वहीं पे आ गया, चक्र चला। फास्फोरस का है इसलिए क्या कहलाया, फास्फोरस का चक्र। इसके बाद देखिए, यहाँ दो चीज़ें वो लिखी है मैंने, वाहिक पदार्थ के रूप में। अब मानव क्रियाकलापों के द्वारा कई सारी चीज़ों का हम उपयोग करते हैं, उनमें भी कहीं न कहीं क्या होता है, फास्फोरस पाया जाता है। तो वो पदार्थ भी यदि पानी के रूप में है या अन्य पदार्थों के रूप में है, जैसे हम खाद भी डाल रहे हैं, किसी न किसी रूप में है, तो वो कहाँ पहुँच रही है, पृथ्वी पर, या फिर कहाँ पहुँचेगी, समुद्र में। ये मानव क्रियाकलापों के द्वारा पहुँच रही है, ये प्राकृतिक रूप से पहुँच रही है। या ये जो फास्फोरस है पृथ्वी या समुद्र में, हम कई सारी कृत्रिम चीज़ें बनाते हैं, उन कृत्रिम चीज़ों में ये फास्फोरस पहुँच जाती है। फिर उन कृत्रिम पदार्थों का हम उपयोग कर रहे हैं, उपयोग के बाद वही हमारे वाहिक पदार्थ के रूप में वापस कहाँ आ जाएगा, ये स्थल है तो स्थल पर, जल है तो जल में। इस तरीके से ये सेडिमेंट्री जो साइकिल है, अवसादी चक्र है, ये चलता रहता है। कोई दिक्कत इसमें? ठीक।